पिछली विधानसभा में हमने भारत की राजनीति के बाउंड्री को लेकर राजस्थान की राजनीति के इतिहास की चर्चा शुरू कर चुके थे। उस चर्चा में भारत देश की राजनीति में जातिगत आधार पर होने वाले चुनाव की चर्चा कर चुके थे। इसी के साथ देश में गुजरे 8 वर्षों में भारत देश का प्रतिनिधित्व करने वाली एक स्थायी सरकार नहीं बन पाई थी। उसमें 2 दलीय व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण बनती रही। इसके कारण ही जनता के सामने 5 वर्ष चलने वाली सरकार कुछ समय बाद ही अल्पमत में आ जाने से देश की प्रगति और विकास में बहुत बड़ी रुकावट बनती है। इसी रुकावट के बीच हमारी 11वीं विधानसभा में कांग्रेस अपने प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा सरकार बनाती है। उसके बाद क्या होता है? क्या केंद्र सरकार की राजनीतिक दृष्टिकोण राज्य विधानसभा पर असरदार साबित होता है? इस समय में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को घुटने के बल गिरा दिया था। उसका राजस्थान में आने वाली विधानसभा चुनावों में कितना असर पड़ता है? इसी के साथ भारत का भूगोल बदलने वाली आयरन लेडी और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने वाली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार फिर से राजस्थान के पोखरण में अपनी शक्ति का परीक्षण करवाकर विश्व के इतिहास को बदल दिया था। उसका कितना असर हमारी 12वीं विधानसभा चुनाव पर पड़ता है? इन सब सवालों को जानने के लिए एक बार फिर से आपका दोस्त विपुल जोरासिया का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। और हम देख रहे हैं व्याख्यान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान विधानसभा का संपूर्ण अध्ययन, एक डॉक्यूमेंट्री राजस्थान विधानसभा चुनाव में 5वां युग का दूसरा भाग, द्विदलीय राजनीतिक प्रणाली का युग 12वीं विधानसभा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल से जारी होने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए वीडियो लेकर आता रहता हूं। आपको बता दें कि 11वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी 2004 तक ही निर्धारित था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने 12वीं विधानसभा का चुनाव 1 माह पहले ही करवा लिया गया। इसके साथ ही इस विधानसभा को 5 दिसंबर 2003 को ही भंग करके 12वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। इस विधानसभा चुनावों में राज्य में पहली बार मतपत्रों का प्रयोग न करके या बैलेट मतों का प्रयोग न करके इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। इस ईवीएम के साथ मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षा निशान, इसको कहें तो वीवीपीएटी या वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल लगाने का प्रावधान किया गया था, जिसके साथ 12वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं। और पूर्व में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार 153 सीटें लेकर एक तरफा बहुमत हासिल किया था। अब वह धराशायी होकर सिर्फ 56 सीटों पर सिमट जाती है। और राजस्थान के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 200 में से 123 सीटों पर विजय हासिल करके पहली बार स्पष्ट बहुमत लेकर अपनी सरकार बनाती है। इस प्रकार इस विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 12 रही, अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या 33 रही और अनुसूचित जनजाति के विधायकों की संख्या अब भी 24 रही। इसके साथ ही विधानसभा में बहुमत हासिल करने वाली भाजपा विधायक दल की नेता श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, जो प्रथम राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री बनती है। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर राजघराने में पली बढ़ी जीवाजी राव सिंधिया की बेटी है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की बहन है और धौलपुर के जाट घराने की बहू है और गुर्जर समाज के राजघराने की सास। इस 12वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती सुमित्रा सिंह को बनाया जाता है, जो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। और यह भी बता दें, श्रीमती सुमित्रा सिंह कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी। इसी के साथ हम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए श्री रामनारायण विश्नोई को बनाया जाता है। विपक्ष नेता की हम बात करें तो विपक्ष के नेता के रूप में श्री बी डी कल्ला जी रहे।
दूसरे नंबर पे श्री रामनारायण चौधरी रहे और तीसरे नंबर पर रहे हेमाराम। इस प्रकार से इस विधानसभा में 3 विपक्ष नेता बने। अब शुरू करते हैं राजनीतिक घटनाक्रम। और राजनीतिक घटनाक्रम में हम कह सकते हैं कि देश में आरक्षण की चिंगारी तो आज़ादी के बाद से ही सुलग रही है, लेकिन राजस्थान में इस विधानसभा सत्र में गुर्जर आंदोलन की चिंगारी सबसे पहले वर्ष 2006 में भड़की। इसी साल या इसी वर्ष में इस आंदोलन में एसटी के 12% आरक्षण में शामिल करने की मांग की गई और इस आरक्षण की मांग को लेकर पहली बार कर्नल श्री किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में गुर्जर समाज राजस्थान के हिंडौन में सड़कों पर और रेल की पटरियों पर उतर गए। इस आंदोलन की आग धीरे धीरे राजस्थान में नहीं, भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैल गया और आंदोलन को शांत करने के लिए श्रीमती सिंधिया ने एक कमेटी बनाई, जिसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। यह आंदोलन कुछ समय के लिए शांत जरूर रहा, मगर वे चुप नहीं बैठे और 21 मई 2007 को एक बार फिर आंदोलन का ऐलान कर दिया। इस आंदोलन का केंद्र बिंदु राजस्थान के पीपलखेड़ा पारोली को चुना गया। फिर वही हिंसक हालात बने, पूरा राजस्थान ठहर गया और हिंसक आंदोलन में 28 लोग मारे गए। इसके कारण वसुंधरा सरकार ने एक बार फिर कमेटी बनाई और यह कमेटी जस्टिस चोपड़ा कमेटी के रूप में बनी। इस कमेटी में एसटी के विरोध करने से गुर्जर समाज के लोगों को आय के आधार पर एसटी में आरक्षण के दर्जे को लायक नहीं माना गया और इस फैसले से दुखी होकर या इनसे नाराज होकर गुर्जर समाज ने एक बार फिर पीपलखेड़ा पारोली में गुर्जर आंदोलन किए जाने के 1 साल बाद ही गुर्जरों ने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए अपनी ताल ठोक दी और सरकार से आमने सामने की लड़ाई का ऐलान कर दिया। एक बार फिर 23 मार्च 2008 को भरतपुर के बयाना में आंदोलन शुरू हुआ। एक बार फिर सड़कें जाम हो गई, रेल की पटरियों को तोड़ा गया। सरकार के कठोर रवैयों के कारण पुलिस फायरिंग हुई और 23 लोग और मारे गए और इस आंदोलन से मौत का आंकड़ा अब 28 से बढ़कर 58 हो गई थी। अब सरकार का कार्यकाल पूरा होना था, अगली विधानसभा के लिए अपना बहुमत एक बार फिर हासिल करना था। इसके लिए गुर्जर समाज के नेताओं ने सरकार के सामने मांगे रखी और मांग ये थी कि एसबीसी वर्ग को एसटी में 6% आरक्षण दिया जाए, साथ ही आंदोलन में मारे गए व्यक्तियों को शहीद का दर्जा देने के साथ साथ उनके परिवारों को भरण पोषण के लिए सरकारी नौकरियां। लेकिन अब यह आंदोलन अब तक एक अनसुलझी पहेली का रूप ले चुका था, क्योंकि राजस्थान में अब 2 बड़े समाजों का टकराव बन गया और देखते ही देखते इसी टकराव के बीच राजस्थान की 13वीं विधानसभा के चुनाव शुरू हो गए। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगा दी गई। इन दोनों जातियों के बीच टकराव बन गया, एक ऐसा टकराव जो भीषण टकराव के रूप में था। इस टकराव में 2 बड़े दलों के बीच रस्साकसी शुरू हो गई। चुनाव प्रचार में एक दूसरे दलों पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। व्यक्तिगत आक्षेप के साथ साथ अब यह चुनाव प्रचार जातिगत आक्षेप का चुनाव बन गया था। इस प्रकार के हिंसक चुनावी प्रचार के बीच आगे क्या हुआ? श्रीमती वसुंधरा राज में पानी को लेकर हुए किसान आंदोलन और आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन में उनकी छवि पर दाग लग गया। दोनों आंदोलनों को काबू में करने के लिए पुलिस को गोलियां दागनी पड़ी। इसी के साथ ये सत्ता और सियासत का खेल चलता रहा और इसी सत्ता और सियासत को बचपन से ही देखने वाली महारानी पार्टी में अपनी ताकत साबित कर चुकी थी। लेकिन सच ये भी है कि सरकार में अपनी ताकत रखने वाले केवल 2 ही नेता हैं, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया और श्री अशोक गहलोत। वसुंधरा जी के सामने चुनौती गहलोत के चक्रव्यूह को तोड़ने की थी, लेकिन 2003 के चुनाव में सफलता और उसके बाद बनी लोकप्रियता ने वसुंधरा के बाहरी होने के विरोधियों की दलील की भी हवा निकाल दी। बेशक वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में बहू बनकर आई थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेटी से भी बढ़कर साबित हुई। श्रीमती सिंधिया में शाही अंदाज और कामयाब लोगों में दिखने वाली एक जिद है, लेकिन यह जिद क्या उन्हें एक बार फिर सफलता दिला पाएगी? जवाब का इंतजार उन्हें भी है जो वसुंधरा के समर्थक हैं और उन्हें भी है
जो उनके विरोधी भी। इसको जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, हम शीघ्र ही लौटेंगे। तब तक आपका दोस्त विपुल जोरासिया धन्यवाद के साथ विराम लेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।